हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना। तो जैसा आपको पहले से ही पता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो तीन तरीके की होती है: लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, जैसे पहले बात हुआ था हमारा, ये हमने पहले भी किया हुआ है, सेम चीज यहाँ रिपीट होगा। जैसे लैम्डा हमने बात किया था, लैम्डा होता है क्या? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, ये किसके लिए? वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए लैम्डा यूज करते थे। इसको बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे कोई इसमें एग्जांपल हमने बात किया था पहले भी, रॉड और दूसरा क्या? रिंग। अगर आप ध्यान देके देखो, कोई रॉड है आपके पास, ये इस तरीके से, अगर इस पे चार्ज है और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तरीका ये होता था कि हम मानते थे कि ये छोटे छोटे एलिमेंटल स्ट्रिप से मिलकर बना है और सारे जो एलिमेंटल स्ट्रिप है सबके पास क्या है? चार्ज सेम है। तो जैसे यहाँ पे मैंने माना कि एक छोटा सा हमारे पास एलिमेंटल स्ट्रिप है और इसकी लंबाई सपोज करो dl है और यहाँ पे चार्ज क्या है? dq है और इसमें लैम्डा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो dq कितना, लैम्डा कितना होगा? लैम्डा होगा dq अपॉन dl। तो इसका मतलब dq इक्वल्स टू कितना होगा? लैम्डा dl। ओके, तो ये था आपका क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हम बात करते हैं, अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते थे सिग्मा। याद करो, बात हुई थी हमारी, वो क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये क्या था? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। इसको क्या बोलते थे आप? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और इसके एग्जांपल क्या थे? डिस्क था, हॉलो स्फीयर, ठीक, हॉलो कोन, हॉलो सिलेंडर एंड ऑल। तो सपोज करो कि यहां आपके पास कोई डिस्क है, ठीक, और इस पे क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिग्मा, और इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो एक छोटा सा मान लो इसमें एलिमेंटल स्ट्रिप ले लिया, इस पे चार्ज कितना है? dq है सपोज करो। इसका एरिया क्या है? dA, और ओवरऑल एरिया क्या था? A था। तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था सिग्मा इक्वल्स टू dq अपॉन dA, देयरफॉर dq इक्वल्स टू कितना? सिग्मा इनटू dA। ठीक, तो ये था टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। इसको बोलते थे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद हम बात करते हैं रो का। रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए था। इसको हम बोलते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एग्जाम्पल, जितने भी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इस तरीके से। मान लो कि अगर आपके पास एक थ्री डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है, क्यूब है या क्यूबॉइड है, क्यूब ले लिया मान लो, ठीक, इस पे रो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्या है कि ओवरऑल वॉल्यूम क्या है? V है। छोटा सा यहाँ पे अगर हमने एक एलिमेंटल वॉल्यूम ले लिया dV, और इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों? dq। तो हम क्या लिखेंगे? रो इक्वल्स टू होगा dq अपॉन dV, देयरफॉर जो चार्ज होगा एलिमेंटल, दैट वुड बी रो इनटू dV। ये सारी बातें हमने पहले, जब हम पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये सारी बातें की हुई थी, ठीक। और अब हम इसी कड़ी में आगे डील करेंगे रॉड की वजह से, रिंग की वजह से, बेस की वजह से, हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेट करना, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। इसका लेंथ बच्चों कितना है? L है।
और किसी पॉइंट P पे जो कि यहां से a डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा। ओके, इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या लेंगे हम एक छोटा सा सर एलिमेंट लेंगे। मान लो यहां हमने एक एलिमेंट ले लिया, ओके, और ये इसकी लेंथ जो है एलिमेंट की लेंथ हमने ले ली, सपोज करो dr, और यहां से इसकी डिस्टेंस है बच्चों r, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है dq। तो आप dq कितना होगा सर, लैम्डा इंटू dr। ओके, दिस इज द चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा, एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसकी वैल्यू होगी k इंटू dq अपॉन r स्क्वायर। k ठीक है, dq की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा dr अपॉन r स्क्वायर। ओके, और चूंकि इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ होगी डी, ठीक। और इसको हम क्या करेंगे, ये तो एक एलिमेंट की वजह से था। अब ऐसे ढेर सारे एलिमेंट है, और ये एलिमेंट का वेरिएशन क्या है, यहां से लेके यहां तक है। यहां से का मतलब कितना, a से लेकर के a प्लस l तक में पूरा एलिमेंट कवर अप हो जाएगा। ये देखो आप, इस पॉइंट पे निकालना है, यहां पे अगर चार्ज हो तो डिस्टेंस कितना a है, और इस एंड पे कितना हो जाएगा a प्लस l। तो इसका मतलब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो e इक्वल्स टू कितना होगा, k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर ले लो, r का पावर -2 इंटू और dr, कहां से कहां तक, a से लेकर के a प्लस l तक में पूरा एलिमेंट कवर अप हो गया। तो कितना हो गया, k इंटू लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन r विद माइनस साइन, a से लेकर के a प्लस l तक। इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी e इक्वल्स टू कितनी, k लैम्डा 1 by a minus 1 by a plus l। दिस इज योर आंसर। बहुत ही आसान। ओके, तो अब हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास इनफाइनाइटली लार्ज कोई वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है वो, और उसकी वजह से क्या यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर, और उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। यहां लॉन्ग का मतलब हुआ इनफाइनाइटली लॉन्ग। एक काम करते हैं, पहले हम वायर की वजह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, लॉन्ग वायर नहीं, वायर की वजह से। देखो, जैसे आपके पास ये एक रॉड है, इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने मान लो ले लिया d। ओके, इस एंड से और इस एंड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाली एंगल है सपोज करो θ1, और ये वाली एंगल है θ2। अब एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा हम एक एलिमेंटल स्टेप ले लेते हैं, y डिस्टेंस पे जाके dy, एक एलिमेंटल स्टेप हमने ले लिया। अब इससे इसको मिला देते हैं। ये एंगल थीटा पे जाके मैंने ये डी थीटा लिया। इस एलिमेंट का यहां से डिस्टेंस करो, सपोज करो है r। ओके, अब देखो इस वाले पे चार्ज कितना होगा dq, और वो कितना होगा सर लैम्डा इंटू dy। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, dE,
और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट पॉसिबल होंगे। इधर की तरफ डी एक्स होगा, अगर ये थीटा लिया मैंने तो ये थीटा है, तो डी एक्स कितना होगा, डी एक्स, या ऐसे लिख दो सीधा डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, इसके दो कंपोनेंट है, किधर एक इधर। अब आप सारे बच्चे जानते हो कि जो डीई होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, K इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब K इंटू डी क्यू की वैल्यू कितनी, लैम्डा डीवाई, तो लैम्डा इंटू डीवाई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो ये नॉन इंटीग्रेटेबल है क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है डीवाई एंड आर, तो इसका मतलब है आर को डीवाई के टर्म में ले जाओ या डीवाई को आर के टर्म में ले जाओ या दोनों को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में ले जाओ। तो ऐसा करते हैं हम, और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ये डेरिवेशन आपको आगे भी जब आप बीएसएल बैक सावर्ट लॉ पढ़ेंगे मैग्नेटिक्स, तो उसमें भी ये सेम चीज रिपीट होगा, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से इसको समझने का कोशिश करें। तो डी कितना इतना है, अगर मैं सपोज करो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो इसमें tan थीटा कितना है, tan थीटा है y बाई वॉट डी, तो y इक्वल्स टू डी tan थीटा। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के टर्म में, तो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई कितना आ गया, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो क्या किया मैंने, y को जो ये dy था इसको एक तीसरे वेरिएबल थीटा के टर्म में ले आए। तो एक काम करो r को भी थीटा के टर्म में ले आओ, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या cos थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन r है, तो यहां से r इक्वल्स टू डी सेक थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इसका मतलब है हमने r को और dy दोनों को एक तीसरे वेरिएबल थीटा के टर्म में ले आए। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर ले, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, अगर हम 1 में डाल दे तो क्या आएगा, d इक्वल्स टू k लैम्डा, dy कितना, dy है d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर विच इज डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो क्या सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कट गए, और ये डी और ये इसका स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, के लैम्डा अपॉन डी इंटू व्हाट, डी थीटा। दिस इज व्हाट, दी एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिली मुझे। अब चूंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कॉम्पोनेंट डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस डी एंड फाइनली फाइंड व्हाट डी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू सिंपली resolve this electric field along the x and y direction and then integrate it. So let's do it. x component कितना होगा, d cos theta, d की वैल्यू कितनी है, k lambda upon d into cos theta into d theta। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये x मिलेगा, तो ये x कितना होगा, k lambda upon d cos theta d theta, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो लिमिट कैसे लेते हैं आप, क्योंकि हमें ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट मैंने इस वाले पार्ट में लिया, तो ये एलिमेंट यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक वैरी कर सकता है। तो अगर मैं ये जो लाइन मैंने लिया ये डी वाली, इसके इधर जा रहा हूं तो थीटा 1 और इधर जा रहा हूं तो थीटा 2। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को लूं पॉजिटिव, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब थीटा 1 जो होगा वो पॉजिटिव और थीटा 2 क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको।
तो क्या आएगा ये k लैम्डा अपॉन डी cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक, तो k लैम्डा अपॉन डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2. This is what electric field along x direction. And what about Ey? For this, dEy would be what? dE sin theta, and this is k lambda upon d sin theta into d theta. Now we have to integrate this expression. So Ey would be what? K lambda upon d sin theta into d theta. Limit of the integration would be same, minus theta 2 to theta 1. So finally it would be what? K lambda upon d cos theta 2 minus cos theta 1. So this is what Ey. So these two are what? The electric field along x axis, and this is along y axis. So finally we can see that if we have a wire over which lambda is uniformly distributed, it means charge is uniformly distributed, and at a point D, which is actually the perpendicular distance, perpendicular to this rod, and we need to define the electric field at this point P. Okay, so we have two components of electric field. One, that is Ex, and it's called E perpendicular, which is this one, k lambda upon what? D sin theta 1 plus sin theta 2, and this is E parallel, and which is what? K lambda upon D cos theta 2 minus cos theta 1. Okay, so this is perpendicular component of electric field, this is parallel component of the electric field. So resultant electric field would be something like this, and this would be what? E net. So what we have learned that whenever there is a rod having uniform charge distribution lambda coulomb per meter, and we need to calculate the electric field at a point P, which is at a distance D from the wire. So what we have to do is to take a small element which is at a distance y from this line, and this distance is what? Dy. So dq equals to the elemental charge would be lambda into dy. Extreme ends are at angle theta 1 from this line, and this is what? Clockwise, and this is anti-clockwise. There are two angles, theta 1, theta 2. Theta 1 is clockwise, theta 2 is anti-clockwise. Okay, so electric field due to this elemental charge would be along this direction, and if this is theta, so this is what? D theta. So this angle would be theta. So D has two components. Along x axis it's D cos theta, along y direction it's D sin theta. So first what we need to do is to calculate dE, which is k into dq upon r square, and this would be k into lambda into dy upon r square. Now you can see that dy and r, either we will have to convert r along what? R in y, or dy in r. So what I have done actually, that it's non-integratable as a whole, so I have converted r as well as dy in a third variable, which is theta. And how I have done? I have simply taken this thing, tan theta equals to y upon d. So y would be what? D tan theta. Differentiating with respect to theta, this would be what? Dy equals to d sec square theta into d theta. Now I have to eliminate r. For this sake, cos theta would be what? D upon r, so r equals to d sec theta. Now I have converted dy and r in a third variable, which is theta. So putting the value of 2 and 3 in equation 1 will what? Get theta, dE. But you cannot integrate this electric field, because
electric field is a vector quantity. So first of all, we need to take its component and then integrate with proper limits. And limit is very simple. Limit is very simple. This is what? Theta 1 and this is theta 2. It's clockwise, this is anti-clockwise. So if I am considering clockwise direction as positive, then theta 2 will be what? Negative. So just putting the limit of the integration, finally I get what? Ex. This is also called E perpendicular. E perpendicular is electric field which is perpendicular to the rod, and dEy would be d sin theta. So if I integrate it, I get what? Ey, which is E parallel because it's parallel to the rod. So this is what? E perpendicular, this is E parallel. So net electric field could be something like this. So it's very, very important result. It's not only important as far as this particular topic is concerned, it will really help you out when you will study what? BSL Biot-Savart law. So jot it down. Having lambda coulomb per meter uniformly distributed, okay? And at this point P, we have calculated the electric field. Electric field would be what? E parallel. This is E perpendicular and this is what? E parallel. And the resultant electric field would be something like this from the parallelogram law. So this is what? E net. Okay. And we have calculated the value of E perpendicular, which is what? K lambda upon D sin theta 1 plus sin theta 2. Okay, and E parallel was K lambda upon D cos theta 2 minus cos theta 1. Remember this formula, it's very, very important formula. Now, you can also take some problem from here. Suppose you have a wire having charge density as lambda. There is a point P where you need to define what the electric field. Distance is again D, suppose. And what I will do is, I will simply give you the angle. Suppose this is what? 60 degree and this angle is 30 degree. Now you have to calculate the electric field at point P, which is very simple. What you have to do is to simply put the value of angle theta 1 and theta 2 in these two formula and you will get what? The answer. But there is very, very important thing which you need to understand at this moment, and that is कि this is what? This is the perpendicular line. This is theta 1 and this is theta 2. So the important result is कि theta 1 and theta 2. In the previous problem, if angle was like this, so it was positive. अगर ये दोनों opposite हैं, अगर theta 1 and theta 2, if theta 1 and theta 2 are opposite, अगर ये दोनों opposite हैं, तो इसका मतलब दोनों positive हैं. तो इसका मतलब है theta 1 and theta 2 are positive. There is no problem. And if theta 1 and theta 2 are in the same direction, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐसे केस में अगर ये थीटा 1 पॉजिटिव होगा तो थीटा 2 वुड बी व्हाट? नेगेटिव. तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर है क्लॉकवाइज एंड दिस इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज. सो इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच यू अगेन नीड टू रिमेंबर. And solution of this problem is very simple. Theta 1 is how much? 60 degree positive, while theta 2 is how much? Plus 30 degree. अभी इन दोनों की वैल्यू डाल दो, आंसर. So E perpendicular would be how much? K lambda upon D sin 60 degree plus sin 30 degree, which is K lambda upon D root 3 by 2 plus 1 by 2. Very simple. And what would be E parallel? E parallel is again K lambda upon D. K lambda upon D cos theta 2.
So cos theta 2, which is 30 degree, minus cos 60 degree. K lambda upon d. Cos 30 is how much? 1 by 2. No. Cos 30 is root 3 by 2 minus 1 by 2. So these are what? The E perpendicular in parallel, and E net would be what? Under root E perpendicular का स्क्वायर एंड E parallel का स्क्वायर. वैल्यू डाल दो आंसर. वेरी सिंपल. लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, जैसे इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पॉइंट यहां ना हो के कहीं यहां है. ये पॉइंट यहां पे है P. ओके. और ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लो 60 डिग्री, और ये वाली एंगल है सपोज करो 45 डिग्री, 45 डिग्री, और दोनों का सेंस सेम है. और ये मान लो डिस्टेंस है कुछ r, ये वाला डिस्टेंस r. इलेक्ट्रिक फील्ड P निकालना है. तो इसमें बच्चों यही बात हुआ कि ये वाले सेंस को हमने पहले वाले प्रॉब्लम में क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव लिया था. तो थीटा 1 सपोज करो प्लस 60 डिग्री हुआ. थीटा 2 जो है दिस इज व्हाट? माइनस 45 डिग्री हुआ. अच्छा, माइनस 45 डिग्री. क्योंकि आप ध्यान दो, जो हमने प्रॉब्लम किया था उसमें हमने थीटा 1 इधर लिया था, थीटा 2 हमने इधर लिया था. थीटा 1 इधर, थीटा 2 इधर. अगर थीटा 2 भी ऊपर की तरफ ही हो जाएगा तो थीटा 2 क्या होगा? नेगेटिव होगा. या एक काम करो आप, ये वाली एंगल, तो या तो इसको क्या कर सकते हो? 360 माइनस 45 डिग्री. हाउ मच? 315 डिग्री पॉजिटिव. या तो 45 डिग्री होगा माइनस में, या प्लस में कितना होगा? 315 डिग्री. बस बात आगे तो कुछ रहा नहीं. और हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा D परपेंडिकुलर D, दैट वुड बी व्हाट? R cos 45 डिग्री. तो इसका मतलब ये हुआ R अपॉन रूट 2. तो बाद बाकी तो कुछ रहा नहीं. E परपेंडिकुलर कितना था? K लैम्डा अपॉन D, एंड D की जगह कितना है? R बाई रूट 2. और साइन थीटा 1 यानी साइन 60 डिग्री और प्लस साइन माइनस 45 डिग्री. तो कितना हो गया? रूट 2 K लैम्डा अपॉन R साइन 60 रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2. दिस इज व्हाट? E perpendicular. Similarly, we can calculate E parallel, and that would be how much? K lambda root 2 upon R. Okay? And cos theta 2, which is cos minus 45 degree, minus cos theta 1, which is 60 degree. So it's root 2 K lambda upon R cos 45, 1 by root 2, minus cos 60 is how much? 1 by 2. And E net would be what? E net is E parallel whole square plus E perpendicular whole square. So few problem might be like this, in which angle are given in the same sense or direction.